So hello students, welcome to the another lecture of your this chapter, right? Whatever. So yes, लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था, अब आपके क्लासेस बैक टू बैक आ रहे हैं बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ सिलेबस. ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी जितना हो सके उतनी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, आप ये आधे घंटे की वीडियो 26-27 मिनट से ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी. आप इसको 2x की स्पीड पे, ये वीडियो सारे यूट्यूब पे अपलोड है ना, तो आप इसको 2x की स्पीड पे देखा करें. क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के लिए अगर आप चाहें तो स्पीड भी देख सकते हैं. आप इसको 1.75x की स्पीड पे देख सकते हैं, आप इसको 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, इसको 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं. बिकॉज वेन आई एम टीचिंग तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को जल्दी बोलूंगी मैं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी. बट अगर आपको मेरी आवाज अच्छी समझ में आती है तो आप इसको 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं. ठीक है, सो मैंने आपको उस दिन का क्लास, लास्ट क्लास जो मैंने आपको रिकॉर्ड किया था वो मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया था. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दिस वन पे हमने स्टॉप कर दिया था. आज का क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम चीजें समझेंगे. ठीक है, कुछ चीजें समझेंगे. एंड यस, टुडे आई बी, मतलब जैसे ही मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ और आज मैं इसके सारे आपको नोट्स का PDF बना के आपके अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे. सो आप इसके नोट्स देख सकते हैं. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस. ठीक है, ये आपको दे रहा है SO3 गैस. क्या दे रहा है आपको? SO3 गैस. और आपके पास जो रिलेशनशिप है वो ये है KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर X. राइट, RT टू द पावर X है आपके रिलेशनशिप. सो देन X इज इक्वल टू व्हाट? X इज इक्वल टू हमको निकालना है. आपको पता है X की वैल्यू कैसे निकलेगी? डेल्टा NG से निकलेगी. सेम हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमको पता है KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर X. अब ये x क्या है? आपको पता है x की वैल्यू होती है NP माइनस NR. राइट, x नथिंग बट x इज बेसिकली योर डेल्टा NG. राइट, एंड डेल्टा NG की वैल्यू क्या होती है? मतलब x की वैल्यू क्या है? आपकी NP माइनस NR. इस इक्वेशन के लिए हम NP और NR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, NP एंड NR. अब देखो NP आपका यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 1 है, NR जो है आपका प्रोडक्ट साइड में माइनस, आप यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे एक. ठीक है, ये क्या है? हाफ. यहाँ पे क्या है? 1. हाफ प्लस 1 क्या करेंगे? हाफ प्लस 1 करेंगे. राइट, हाफ प्लस 1 करके 3/2 आ जाएगा. 1 माइनस 3/2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको अगेन माइनस 1/2 मिलेगा. 1 माइनस जब आप 3/2 सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन आएगा माइनस 1/2. क्या आएगा? माइनस 1/2. राइट, अब इसको सॉल्व कर लो. 2 एलसीएम लोगे जब तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 तो माइनस 1/2 आ जाएगा x की वैल्यू. और इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू माइनस 1/2 है? तो ये वाली है. तो अगर आपने इस तरह से सही किया था देन वेरी गुड, आपने सही किया है. और ये आपका IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है तो बहुत ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, 2014 का था. नाउ हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली IIT 2000 में आया था. 2000 IIT 2000 में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये भी IIT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है. एंड मैं आपको ये क्वेश्चन, आप ये मत सोचना कि मैं आपको क्वेश्चन ये सब करा रही हूँ तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मैम तो IIT लेवल के ही क्वेश्चन कराती हैं, बुक के क्वेश्चन तो करा ही नहीं रही है. क्योंकि मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ. अब देखना, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको बुक के क्वेश्चन कुछ लगेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गया ना. आप क्या करो, आप खुद से बुक के क्वेश्चन उठा के देखने शुरू कर दो. हम नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, हम जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, वैसे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत खत्म है, बहुत बड़ा है. तो हम जैसे ये चैप्टर खत्म होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम क्या करते हैं, आपका बुक के जो भी इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं वो हम लगाना शुरू कर देते हैं. एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो केमिस्ट्री में इतने डिफिकल्ट नहीं होते. ठीक है, और इतने आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको जो बुक का सारा चैप्टर की समरी अच्छे से पता है ना, तो आप सारे क्वेश्चन पीछे के लगा लोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन. तो हम इंटेक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर. जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म होगा, हम एंड में आपके सारे बुक के इंटेक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे एक बार. ठीक है, एंड आपका जो भी बचा हुआ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप वो खुद से ट्राई करना स्टार्ट करो. आपको जो भी डिफिकल्टी होती है यू लेट मी नो हमारे ग्रुप में, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके समझा के वीडियो बना के भेजती हूँ. ठीक है, सो यस, सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये क्वेश्चन, हम ये वाला क्वेश्चन देखने वाले थे जो 2000 में आया हुआ है क्वेश्चन है. बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा. तो अब आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी बातें. देखो, हमारे पास इक्वेशन दे रखा है N2 प्लस 3H2. ठीक है, N2 प्लस 3H2 गिव्स व्हाट? 2NH3. ठीक है, N2 प्लस 3H2 आपका दे रहा है NH3. क्या दे रहा है आपको? NH3 दे रहा है. मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के आपको अमोनिया मिल रहा है. ठीक है,
अगेन ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है और आपको पता है नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में केपी की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है आपको? आपको इस इक्वेशन में केपी की वैल्यू दे रखी है। केपी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? केपी इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5। क्या दे रखा है? 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 एट 500 डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा है आपको? 500 डिग्री सेल्सियस। फाइंड केसी। केसी आपको फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपको केसी फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको एक और चीज पता है केसी फाइंड करने के लिए, दैट जो केसी है हमने सारे स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ लिए थे। हमको पता है केसी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हम किस में निकालेंगे? हमने जो रिलेशनशिप पढ़ी थी केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है। टेम्परेचर हमेशा आपका केल्विन में स्टैंडर्ड यूज होगा। आर हमारा कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट भी कांस्टेंट ही है। केसी की वैल्यू हमारा मोल पर लीटर में आएगी एंड केपी एटमॉस्फेयर प्रेशर में। तो हमको चेक करना है सब कुछ सेम यूनिट में दे रखा है नहीं दे रखा है। आपको केपी दे रखा है और यहाँ पे 1.44 इंटू 10 टू पावर -5 दे रखा है और ये एटीएम दे रखा है मान लो, ठीक है। क्या दे रखा है आपको? एटीएम में दे रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप मान लो इसको एटीएम में दे रखा है आपको, ठीक है। बट टेम्परेचर किस में दे रखा है? 500 डिग्री सेल्सियस। किस में दे रखा है? 500 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस टेम्परेचर को चेंज करोगे 500 डिग्री सेल्सियस को, राइट। सबसे पहले तो टेम्परेचर बदल लो डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता होना चाहिए जब भी हमारे पास कोई टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, राइट। 273 केल्विन। अब आपको क्या देखा है? 500 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो क्या करोगे? 273 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ना, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड कर दोगे। 500 में 273 आप ऐड कर दोगे 773 केल्विन। मतलब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें ऐड कर दो केल्विन की स्केल, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। यहाँ पर हमने ये पहले सबसे पहले हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करके रख दिया है, सबसे पहली चीज, ठीक है। 500 डिग्री 500 प्लस 273 केल्विन, तो हमने 773 केल्विन हमारा कुछ आंसर आ गया। 773 केल्विन का आंसर आ गया हमारा, राइट। अब हमको जो दूसरी चीज करनी है, हमको पता है केपी का जो रिलेशन होता है केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है। डेल्टा एन जी दे रखा है, मतलब डेल्टा एन जी यहाँ पे फॉर्मूला आता है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है केसी। तो हम क्या करेंगे? केसी इक्वल्स टू केसी, ये है केसी, राइट, आपका राइट हैंड साइड में। तो केसी को इधर ही रखेंगे, केपी है डिनोमिनेटर में हिला देंगे, ठीक है। केपी डिवाइडेड बाय आर टी डेल्टा एन जी। अब आप बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के लिए? ये इस इक्वेशन में डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ एनपी माइनस एनआर, राइट। एनपी माइनस एनआर ही होगी डेल्टा एन जी की वैल्यू। एनपी क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड 2, नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड 3 प्लस 1 तो 4 हो गया। तो क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमको पता है केपी की वैल्यू क्या है। केपी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, दैट इज 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5। हमने यहाँ पर लिख दिया 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख दिया। दूसरी चीज आपको पता है आर की वैल्यू 0.082 इंटू 10 टू द पावर, हमने ये टेम्परेचर को हमने डिग्री सेल्सियस में था केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो केल्विन में कन्वर्ट करके कितना हुआ? 773 हो गया, ब्रैकेट लगा दिया। डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 माइनस 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, राइट। 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड केसी इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.082 इंटू 773 टू द पावर -2। ये आ गया इक्वेशन आपका केसी का वैल्यू। अब आप देखो केसी की कोई यहाँ पर ऑप्शन में कोई वैल्यू है? ये 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.877 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 2 दे रखा है, राइट। पर ये होना क्या चाहिए? -2 होना चाहिए, राइट। -2 होना चाहिए, पर ये 2 दे रखा है, ये -2 है। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन तो आपको ये मैच कर रहा है इसके साथ, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर दोगे। ये तो अलग ही दे रखा है, 500 दे रखा है, ये 773 रखा है, पर यहाँ पे एक की वैल्यू ही चेंज होगी, आर की वैल्यू चेंज होगी, 8.31 ले लिया है, ठीक है। तो आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला सी नंबर करेक्ट ऑप्शन आपका है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई होंगी आपको अच्छी तरीके से बातें। हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। आपको ये न्यूमेरिकल 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक के भी न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं, आप कर पाओगे। टिल जो हमने पढ़ा है केपी केसी कांस्टेंट के, जो केपी केसी कांस्टेंट है उनकी कुछ वैल्यूज आपको समझ में आएंगे। और जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है, उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बिकॉज
जो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर है, अगर आप इस चैप्टर में न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर पाए और न्यूमेरिकली नहीं सीखा आपने सॉल्व करना, तो आपने केमिस्ट्री ही नहीं सीख पाई, ठीक है। तो हमको न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, समझना है कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हमारा बोर्ड सिर्फ हमारा बेसिकली जो मोटो है वो सिर्फ बोर्ड में मार्क्स लाना नहीं है, हमारा बेसिकली जो मोटो होता है वो ओवरऑल मार्क्स लाना होता है, ठीक है। तो नाउ हम अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला अब जो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है, दिख रहा होगा अच्छे से। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो पहले पढ़े थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के के बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट ऑल फैक्टर्स। दूसरी चीज पढ़ेंगे उसके बाद हम इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑल फैक्टर्स, ठीक है। सो सबसे पहली चीज जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है वो उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, मैंने आपको बताया था। तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आप जो भी कंसंट्रेशन लो, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चाहे 1000 लो, चाहे 100 लो, चाहे 10 लो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिया है आपने, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि ये बेसिकली कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक ही लेवल पे आएगा, चाहे आप 1000 मोल्स ले लो, चाहे आप 100 मोल ले लो, चाहे आप 10 मोल ले लो, एक पॉइंट पे आएगा, उसी पॉइंट पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वेरी नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी उसी पॉइंट पे आएगा, चाहे आप कितना भी कंसंट्रेशन ले लो। वैसे ही जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी डिपेंड नहीं करता कि कंसंट्रेशन क्या लिया है आपने इनिशियल रिएक्टेंट का, ठीक है। सेकेंड चीज, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। इवन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट मैंने आपको बताया था, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में सिर्फ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो शिफ्ट हो जाता है, जो इक्विलिब्रियम पहले देर में आ रहा था वो आपका पहले आ जाएगा, ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो सेम ही रहेगी, बस उसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा है कि पहले जो इक्विलिब्रियम आपका देर से आ रहा था, आपने कैटलिस्ट यूज किया, वो पहले आ जाएगा, पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू विल बी सेम, चाहे रिएक्शन आपका 10 घंटे में हो, चाहे रिएक्शन आपका 1 घंटे में हो, ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट लगेगा, जल्दी जल्दी फास्ट कर देगा ना रिएक्शन। इसमें इतनी समझने और नहीं समझने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पिछले ग्राफ से भी एकदम अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर की थी कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे होता है, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट होता है वो बस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन को साथ में बढ़ा देता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, आगे आ जाता है। बट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है। निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है डिवाइडेड बाय जिस रेट से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, राइट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। यही तो है बेसिकली। और यू कैन सी द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, तो उतना ही होगा ना कवर। कट पट के ये तो रेशियो है, रेशियो चाहे बड़े नंबर का लो, रेशियो तो छोटा ही आता है, चाहे छोटे नंबर का लो वो भी तो कट के वही रेशियो विल बी सेम, राइट। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से। तीसरी चीज, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनर्ट मटेरियल मतलब इनएक्टिव मटेरियल, लाइक आपका हीलियम ले लो, नियन ले लो, ये क्या है, ये आपके इनएक्टिव मटेरियल्स हैं। क्यों इनएक्टिव मटेरियल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका ऑर्बिट जो हीलियम होता है उसके कितना कैपेसिटी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है उसकी शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है। नियन के 10 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन पहले से ही फिट है, राइट। सो ये एक तरह के इनएक्टिव मटेरियल है। जब आप इनएक्टिव मटेरियल को कोई रिएक्शन में डालते हो तो वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं करता है, क्योंकि वो पहले से इनर्ट है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो बस रिएक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे अच्छे तरीके से, राइट। सो व्हेनेवर दिस इनएक्टिव मटेरियल्स आर एडेड टू एनी रिएक्शन ऑल्सो, इट डज नॉट वेरी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को वेरी नहीं करता। तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो सबसे पहला इट डज नॉट डिपेंड ऑन 3 थिंग्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट, सेकंड वन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, थर्ड वन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल्स। इनर्ट मटेरियल की भी प्रेजेंस से डिस्कस एकदम डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये हमने 3 चीज पढ़ ली। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि तो फिर डिपेंड किस पे करता है, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन, जो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम किस तरह से एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रेजेंट, अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि कैसे हो सकता है ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो हम इसमें आपके 3-4 कैटेगरी लेके आए हैं इक्वेशंस के, ठीक है। ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहला टॉपिक है 1,
इसके अंदर हम 3-4 मोड लेके आए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक इक्वेशन को लिखा a प्लस बी गिव्स c, राइट। अब इसी इक्वेशन को हम रिवर्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं, c गिव्स a प्लस बी। तो बेसिकली जब हम मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाता है। अब मान लो ये इस केस का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लिया k, राइट। हमने इस केस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को k मान लिया और हमने लिख दिया। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ टू द पावर और एक्टिव मास ऑफ c प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट a b। ये आ गया। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना अच्छे तरीके से कि k इज इक्वल्स टू c एक्टिव मास ऑफ c डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ a एक्टिव मास ऑफ b। ये लिख दिया हमने, राइट। क्लियर हो गया आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने दूसरे इस इक्वेशन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया, मतलब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया, c गिव्स a प्लस b। अब हम इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या मान रहे हैं, हम इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ke मान रहे हैं, ठीक है। हमने ke लिखा इक्वल्स टू, को पता है प्रोडक्ट का पहले एक्टिव मासेस लिखेंगे a, इसको एक्टिव मास या कंसंट्रेशन दोनों बोल सकते हैं। तो मैं बीच बीच में कभी कंसंट्रेशन बोल रही हूँ कभी एक्टिव मास बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ a एक्टिव मास ऑफ b डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ c, ठीक है, हो गया। अब आप देखो जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी c डिवाइडेड बाई a b, जो इक्वेशन आई है a b डिवाइडेड बाई c कंसंट्रेशन ऑफ c, तो इससे क्या पता चल रहा है जो के ई है वो उल्टा है ना, रेसिप्रोकल का है ना, रेसिप्रोकल है 1/k। अगर आप इसको 1/k कर दो, k है ना, इसको 1/k कर दो तो क्या होगा, ए बी ऊपर चला जाएगा c नीचे आ जाएगा, तो ए बी ऊपर नीचे हो गया। तो के ई का रिलेशन क्या हो गया, ए बी सी। तो मतलब के ई जो है ये इक्विलिब्रियम, जो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, राइट। क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि आप किस मोड में रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। इस केस में रिवर्स कर देते हैं हम जब रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम रेसिप्रोकल। तो याद रखो जब भी हम रिवर्स कर देते हैं रिएक्शन को, रिवर्स डायरेक्शन में लिखते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सेम नहीं आता, वो क्या आता है, वो रेसिप्रोकल आता है, ठीक है। क्या आता है, रेसिप्रोकल आता है। क्या आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी सेम, पॉइंट जिस पॉइंट पे आ रहा है वो सेम रहेगा, पर इसका जो कांस्टेंट है अगर आप रिवर्स कर दोगे रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी बिकम रेसिप्रोकल। तो आई थिंक ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। नाउ सेकंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम, ठीक है। सेकंड टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, जैसे आप देखो हमने इसका कोई नाम नहीं रखा है, बस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही रखा है फर्स्ट, और इसमें एक केस हमने देख लिया, एक केस देख लिया, ठीक है, हमने इसमें रिवर्स कर दिया था। दूसरा केस देख रहे हैं हम, जैसे नाइट्रोजन N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसी इक्वेशन को, 2N2 2O2 4NO, राइट। जब आपके पास ऐसी रिएक्शन आ जाए तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होगा, हम उसका रिलेशनशिप देखने वाले हैं। क्या चेंज आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में या नहीं आता है, ठीक है। तो आपको पता है इस इक्वेशन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखोगे तो इसको हमने k मान लिया। इस इक्वेशन के लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, अभी आप ये मत देखो k स्क्वायर, हमने इसको ke मान लिया, ठीक है, ke मान लिया। इतना क्लियर हुआ आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने k मान लिया, इसको हमने k मान लिया। अब हम दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख देंगे। फर्स्ट वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे k, ठीक है। k इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का NO स्क्वायर, ठीक है, रिएक्टेंट का एक्टिव मास और कंसंट्रेशन बोल सकते हो N2O2 लिख दिया हमने, ठीक है, N2O2 दोनों लिख दिया हमने। k इज इक्वल्स टू NO2 N2 प्लस O2 लिख दिया हमने। अब हम इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, राइट। ke इज इक्वल्स टू NO, क्या लिखेंगे हम, NO टू द पावर 4, ठीक है, टू द पावर 4 लिख दिया हमने यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हमने, N2। आपको पता है पहले प्रोडक्ट का लिखेंगे NO4 डिवाइडेड बाई N2 टू द पावर, ये देखो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 तो इट विल गो एज पावर, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इट विल गो एज पावर, ये आ गया, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को लिख दिया NO2 स्क्वायर N2O2 टू द पावर होल स्क्वायर, क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो जब होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो ये 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको खोलेंगे तो ये जो n स्क्वायर है यहाँ पर 2 हो जाएगा, NO 2 हो जाएगा। इसलिए हमने ये जो इक्वेशन को हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, हम NO टू द पावर 4 था तो हमने 4 का एक स्क्वायर को यहाँ डाल दिया, उस 4 का जब स्क्वायर को हमने यहाँ डाल दिया तो यहाँ पर हम NO 2 लिखेंगे क्योंकि 2 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 था तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 1 हो गया, तो ये 2 को हमने पावर में मान लिया। समझ में आई। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और इतना बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो के ही आ गया।
अब देखो ये जो हमने इस तरह से क्यों लिखा, हमने इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू सेम है, अंदर का देखो NO2 N2O2 इसलिए लिखा। इसका मतलब क्या हो गया कि के इज इक्वल टू के टू द पावर स्क्वायर, राइट, के इज इक्वल टू के टू द पावर स्क्वायर, राइट, के इज इक्वल टू के टू द पावर स्क्वायर। आप इसका मतलब समझ रहे हो, एक सीक्वेंस आ गया। पहले हमने एक इक्वेशन लिखा था, इसमें कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। दूसरे इक्वेशन में हमने जिस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, वही स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका पावर बन गया। दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशनशिप क्या बना, दैट इज फर्स्ट में के था, दूसरे में के ई, तो के ई इज इक्वल टू के स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर 3 लेते तो ये 3 स्क्वायर हो जाता। अगर हम यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करते तो ये हाफ हो जाता। तो हम इसके लिए, अभी आपको ये चीज अच्छे से समझ में ना आई हो तो हम एक और एग्जांपल भी लेंगे, बट आप एक चीज समझ जाओ। फर्स्ट जो इक्वेशन लिखी उसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के लिया, दूसरी जो इक्वेशन लिखी उसमें हमने देखा कि कौन से स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका पावर बन जाएगा और ये रिलेशनशिप आ जाएगी। सो के इज इक्वल टू के टू द पावर स्क्वायर। ये भी एक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी वैल्यू में डिफर आ जाता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया दैट इज के इज इक्वल टू 1/k रेसिप्रोकल रिलेशन, यहाँ पर के इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो दूसरा केस भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा केस। तीसरा केस पढ़ने से पहले हम आपका एक एग्जाम्पल डिस्कस करना जरूर चाहेंगे। वो एग्जाम्पल ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी ये इक्वेशन थी 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। अब मान लो इस इक्वेशन का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लिया k, ठीक है। दूसरी आपकी इक्वेशन दे रखी है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, राइट। व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स SO3, राइट। अब बताओ ये जो इक्वेशन थी सेम इक्वेशन है वैसे तो, बस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदला है। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन आने में हमने क्या किया है, कैसे आया है ये इक्वेशन से ये इक्वेशन, आप देखोगे इस इक्वेशन को हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया है। इस इक्वेशन को हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। तो हमने किससे मल्टीप्लाई, हमने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, राइट। ये डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई बोल सकते हो। इस इक्वेशन को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 से ये मल्टीप्लाई होगा, जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 रह जाएगा। अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। 1/2 से मल्टीप्लाई बोल दो या 1/2 से डिवाइड बोल दो, राइट। सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई बोल दो या फिर आप बोल दो 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया इसको तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 रहा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया तो 2, तो मल्टीप्लाई बोल दो या डिवाइड बोल दो, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले इक्वेशन में बताया था कि जब हम ऐसा के एंड के ई का रिलेशन लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो ये आपने इसको के मान लिया, दूसरी इक्वेशन को के ई मान लिया, तो ये जो इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा will be equals to the equilibrium constant to the power the stoichiometric coefficient जो यूज हो रहा है। सो k is equals to k to the power क्या, हाफ। क्या यूज हो रहा है, हाफ। हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ मल्टीप्लाई 2, तो 2 कैंसिल हो जा रहा है, पर मल्टीप्लाई तो हाफ से ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने k टू द पावर हाफ ले लिया। एंड एनीथिंग टू द पावर हाफ क्या होता है आपका, अब आप देखो मैं बोल रही हूँ के ई इज इक्वल टू के हाफ। इस हाफ का वैल्यू क्या होता है, इस हाफ का वैल्यू होता है रूट ओवर के। ये आपको इतनी मैथमेटिक्स तो पता ही होगी ना, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, के इज इक्वल टू रूट ओवर हाफ। ये इक्वेशन आ गई। सो इससे हम एक चीज तो इन जनरल जान गए हैं कि आपका जब भी ऐसे कुछ इक्वेशन आएगी तो हमेशा आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एज पावर चला जाएगा। जैसे इन जनरल अगर हम ये इक्वेशन ले कि a प्लस बी जो है आपका क्या बना रहा है, c प्लस डी क्या बना रहा है, a प्लस बी आपका c प्लस डी बना रहा है, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया है, k ले लिया है। दूसरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है n लिया है, n एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, प्लस Na प्लस Nb गिव्स Nc प्लस Nd। इस केस में क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Ke वो आप होगा k टू द पावर कोफिशिएंट, क्या होगा k टू द पावर दिस कोफिशिएंट, k टू द पावर दिस कोफिशिएंट। इन जनरल आपका ये रूल आपको मान लेना है, ठीक है, जब भी आपकी इस तरह की इक्वेशन होगी। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले ही समझे, इसमें आपका क्या था, इसमें आपका ये इक्वेशन को सेम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये के ई था, इसको हमने के ई माना, और क्या हुआ लास्ट में ये जो है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है विल गो एज पावर। सो इस इक्विलिब्रियम का, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, k इज इक्वल टू k टू द पावर स्क्वायर। इन द सेम वे इस इक्वेशन में क्या किया है हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, राइट,
2 से डिवाइड कर दिया या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ का k माना था, इसको ke, तो ke की वैल्यू क्या होगी, k टू द पावर k हाफ, k टू द पावर हाफ, मतलब हाफ का मतलब ये आपका क्या हो गया, हाफ का मतलब हो गया k, राइट। और इन जनरल हमने क्या किया, एन ए प्लस बी आपका दे रहा है सी प्लस डी, दैट इज व्हाट के, और एन ए प्लस एन बी दैट इज गिव्स व्हाट सी एन सी प्लस एन डी, एंड यही आपका क्या हुआ, के टू द पावर एन हो गया, राइट। क्लियर हो गया ये चीज आपको अच्छी तरीके से। अब हमारे पास दूसरा केस आता है, दैट इज व्हाट एडिशन और किसका, सब्सट्रैक्शन का केस आता है। किसका केस आता है, हमारे पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का 2 केस आता है। तो यहाँ पर 2 केसेस हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया है। तो इस बेसिकली इस पॉइंट्स में हम जो भी पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं जो, तो इन आपको पता है इंडिपेंडेंट किस किस चीज पे फैक्टर पे है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हमने आपका 3 पार्ट को डिवाइड कर दिया है। एक तरह का ये इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, जब हम रिवर्स डायरेक्शन में लिखते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर बन जाता है, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी द क्या बन जाएगा, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो चला जाएगा पावर पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर पे, राइट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ये था तो इसका पावर बन गया, राइट। तो इससे हमको ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम लिख रहे हैं इस केसेस में, अगर हमारा थोड़ा बहुत अगर हम कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विल गो एज पावर ऑफ दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज हमने समझ ली। सेकंड केस जो हमारा आ रहा है दैट इज ए गिव्स बी एंड एक्स वाई गिव्स, 2 इक्वेशन हमने ले ली, ठीक है। ए दैट इज गिव्स दिस बी एंड एक्स वाई गिव्स सॉरी ए आपका इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है, ए गिव्स आपका बी एंड एक्स गिव्स आपका वाई। तो हमने इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया है। सो नाउ अगेन इट्स रनिंग आउट ऑफ टाइम, मीन्स इट इज ऑलरेडी 27 minutes ओवर। सो इफ आई एम गोइंग टू स्ट्रेच दिस लेक्चर देन इट विल बिकम टू मच। सो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।